नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। तो चलिए दोस्तों, नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्य समाचारों और आज की बड़ी खबरों पर। आज प्रदेश के किसानों, गरीबों, मजदूरों, बेरोजगार युवाओं और माताओं बहनों के लिए कई अहम और राहत भरी खबरें सामने आ रही हैं। उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार, गरीबी, बेरोजगारी, बिजली और पानी से जुड़ी समस्याओं को खत्म करने के लिए सरकार बड़े फैसले लेने जा रही है। पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त कब जारी होगी, इसकी पूरी जानकारी हम आपको देंगे। इसके साथ ही आज से प्रदेश में 10 से 15 नए नियम लागू हो रहे हैं, जिनका सीधा असर आप पर पड़ सकता है। पेट्रोल, डीजल, सोना और चांदी के ताजा भाव, मौसम का हाल और सरकार की नई घोषणाओं पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अंत तक देखें ताकि किसी भी योजना के लाभ से वंचित न रहें। वाराणसी जिले में खाद्य एवं रसद विभाग ने बड़े स्तर पर जांच अभियान चलाते हुए लगभग 25,000 अपात्र राशन कार्ड निरस्त किए हैं। लंबे समय से शिकायतें मिल रही थीं कि कई ऐसे लोग सरकारी सस्ते गल्ले का लाभ ले रहे हैं जो पात्रता की शर्तें पूरी नहीं करते। जांच में आए संपत्ति और परिवार की स्थिति का सत्यापन किया गया। अपात्र कार्ड हटने से वास्तविक गरीब और जरूरतमंद परिवारों को पूरा अनाज मिल सकेगा। प्रशासन का कहना है कि ये प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी और गलत जानकारी देकर लाभ लेने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। इससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली अधिक पारदर्शी बनेगी। उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। यूपी टीईटी, टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षाओं की नई तिथियों की घोषणा कर दी गई है। लंबे समय से परीक्षाएं टलने के कारण उम्मीदवार असमंजस में थे। नई तारीखें घोषित होने से अब अभ्यर्थी अपनी तैयारी को अंतिम रूप दे सकेंगे। शिक्षा विभाग के अनुसार परीक्षा प्रक्रिया को समयबद्ध और पारदर्शी ढंग से पूरा किया जाएगा। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा और निगरानी के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे ताकि किसी तरह की गड़बड़ी ना हो और योग्य उम्मीदवारों का चयन सुनिश्चित हो सके। प्रदेश सरकार दिव्यांगजनों के लिए एक नई और आधुनिक डेटा प्रणाली विकसित करने जा रही है। इस डिजिटल सिस्टम के माध्यम से दिव्यांग व्यक्तियों की जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी। इससे पेंशन, छात्रवृत्ति, उपकरण वितरण और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ लेना आसान हो जाएगा। अभी अलग अलग विभागों में अलग अलग रिकॉर्ड होने से लोगों को परेशानी होती थी। नई व्यवस्था से फर्जीवाड़े पर भी रोक लगेगी और सही लाभार्थियों तक सहायता पहुंचेगी। सरकार का उद्देश्य है कि तकनीक के माध्यम से दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाया जाए और उन्हें बार बार दफ्तरों के चक्कर ना लगाने पड़े। वन डिस्ट्रिक्ट वन वेटलैंड योजना के तहत प्रदेश के सभी जिलों से ठोस प्रस्ताव मांगे गए हैं। इस योजना का मकसद हर जिले में कम से कम एक प्रमुख आर्द्र भूमि का संरक्षण और विकास करना है। वेटलैंड्स पर्यावरण संतुलन, जल संरक्षण और जैव विविधता के लिए बेहद जरूरी होते हैं। कई जगह अतिक्रमण और प्रदूषण के कारण ये जल स्रोत नष्ट हो रहे हैं। प्रस्तावों के माध्यम से इनके पुनर्जीवन की कार्य योजना बनाई जाएगी। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। सरकार इसे पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अहम कदम मान रही है। प्रयागराज शहर में सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने के लिए 27 नई इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर उतारी जाएंगी। इन बसों के आने से प्रदूषण में कमी आएगी और यात्रियों को आरामदायक सफर मिलेगा। इलेक्ट्रिक बसें पर्यावरण के अनुकूल होने के साथ साथ ईंधन खर्च भी कम करती हैं। नगर निगम और परिवहन विभाग के अनुसार इन्हें प्रमुख रूटों पर चलाया जाएगा, जहां यात्रियों की संख्या अधिक रहती है। इससे निजी वाहनों पर निर्भरता घटेगी और ट्रैफिक दबाव कम होगा। सरकार भविष्य में अन्य शहरों में भी इलेक्ट्रिक बस सेवा का विस्तार करने की योजना बना रही है। उत्तर प्रदेश के 4 जिलों में स्कूलों के ऊपर से गुजर रही जज्जर हाई टेंशन बिजली लाइनों को हटाने का फैसला लिया गया है। ये कदम बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। कई स्कूलों में लंबे समय से ये खतरा बना हुआ था, जिससे किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता था। शिक्षा और ऊर्जा विभाग के संयुक्त सर्वे के बाद ये निर्णय लिया गया। नई व्यवस्था के तहत लाइनों को भूमिगत किया जाएगा या वैकल्पिक मार्ग से निकाला जाएगा। इससे छात्रों, शिक्षकों और स्कूल स्टाफ को सुरक्षित माहौल मिलेगा और अभिभावकों की चिंता भी कम होगी। समाजवादी पार्टी के सांसद बाबू सिंह कुशवाहा से जुड़े एक करीबी व्यक्ति की लगभग 100 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति कुर्क की गई है। जांच एजेंसियों के अनुसार ये जमीन अवैध तरीके से खरीदी गई थी और वास्तविक मालिक की पहचान छिपाई गई थी। अब इस संपत्ति की नीलामी की तैयारी की जा रही है। कार्यवाही के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। अधिकारियों का कहना है कि कानून सबके लिए समान है और किसी को भी बेनामी संपत्ति रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इस कदम को भ्रष्टाचार और कालेधन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है।
अपर्णा यादव को लेकर प्रतीक यादव की एक सोशल मीडिया पोस्ट ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। पोस्ट में किए गए इशारों को लेकर भाजपा और सपा दोनों खेमों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। अपर्णा यादव पहले ही भाजपा में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। ऐसे में यह बयान राजनीतिक संकेतों से जोड़कर देखा जा रहा है। समर्थक और विरोधी अपने अपने तरीके से अर्थ निकाल रहे हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर किसी भी पार्टी की ओर से प्रतिक्रिया नहीं आई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले दिनों में ये मामला और तूल पकड़ सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 22 जनवरी को मेरठ के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे प्रस्तावित खेल विश्वविद्यालय का निरीक्षण कर सकते हैं। सरकार का लक्ष्य मेरठ को खेलों का बड़ा केंद्र बनाना है। निरीक्षण के समय अधिकारियों के साथ परियोजना की प्रगति और भविष्य की योजना पर चर्चा होगी। खेल विश्वविद्यालय बनने से स्थानीय युवाओं को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण की सुविधा मिलेगी। इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। प्रशासन ने मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। हाई कोर्ट के आदेश के बाद सीज किया गया एक मदरसा फिर से खोल दिया गया है। इस फैसले से नेपाल बॉर्डर से सटे इलाकों के मदरसों को भी राहत की उम्मीद जगी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बिना ठोस आधार के शैक्षणिक संस्थानों को बंद नहीं किया जा सकता। प्रशासन को नियमों के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। मदरसा संचालकों का कहना है कि शिक्षा व्यवस्था पटरी पर लौटेगी। वहीं अधिकारियों का कहना है कि सभी संस्थान अब तय मानकों के अनुसार संचालित किए जाएंगे। यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे एक बड़े फिनेटेक पार्क के निर्माण की योजना बनाई गई है। ये परियोजना प्रदेश में निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लाई जा रही है। फिनेटेक पार्क में स्टार्टअप्स, तकनीकी कंपनियों और वित्तीय संस्थानों को आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। सरकार का मानना है कि इससे युवाओं को आईटी और डिजिटल क्षेत्र में काम करने के नए अवसर मिलेंगे। एक्सप्रेसवे के पास होने से कनेक्टिविटी भी बेहतर रहेगी। अधिकारियों के अनुसार जल्द ही भूमि चयन और अन्य औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी। प्रयागराज हाईकोर्ट ने 14 न्यायिक अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया है। ये प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत नियमित रूप से किया जाने वाला कदम है। तबादलों का उद्देश्य न्यायिक व्यवस्था को और प्रभावी बनाना बताया गया है। नए कार्यक्षेत्र मिलने से अधिकारियों को अलग अलग जिलों और अदालतों में अनुभव प्राप्त होगा। बार और वादकारियों को उम्मीद है कि इससे मामलों के निस्तारण में तेजी आएगी। हाईकोर्ट प्रशासन के अनुसार ये फैसला न्यायिक संतुलन बनाए रखने और कार्यभार को समान रूप से बांटने के लिए लिया गया है। उत्तर प्रदेश में मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है। मौसम विभाग ने कल से बारिश की चेतावनी जारी की है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से कई जिलों में बादल छाने और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इससे ठंड में बढ़ोतरी हो सकती है। किसानों को हल्की बारिश की उम्मीद है। हालांकि उन्हें फसलों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने की सलाह दी गई है। वहीं शहरों में लोगों को ठंड और फिसलन से सावधान रहने की जरूरत है। प्रशासन ने आपात स्थिति से निपटने के लिए संबंधित विभागों को सतर्क कर दिया है। कानपुर चकेरी एयरपोर्ट के विस्तार को मंजूरी मिल गई है। इस परियोजना के तहत एरो सिटी विकसित की जाएगी और इसके लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होगी। एयरपोर्ट विस्तार से यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और हवाई यातायात बढ़ेगा। इलेक्ट्रिक सिटी बनने से होटल, व्यापार और लॉजिस्टिक्स से जुड़े कारोबार को भी बढ़ावा मिलेगा। स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। प्रशासन का कहना है कि परियोजना को तय समय में पूरा करने के लिए सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ काम करेंगे।